हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का फर्स्ट टॉपिक आता है सोवियत सिस्टम. नाउ व्हाट वाज दिस सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम स्टार्ट हुआ था इन नवंबर 1917 आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन. ज़ार निकोलस II के हारने के बाद व्लादिमीर लेनिन ने पावर को सीज कर लिया था एंड ही मेड रशिया अ सोशलिस्ट कंट्री. ना इस सोशलिस्ट कंट्री के अंदर ही रशिया वॉज योर फर्स्ट कंट्री जो कि सोशलिज्म के बेस पर बनी थी, जिसको हम सोवियत पावर भी बोलते हैं. जो सोल्जर्स एंड पीजेंट्स जो काउंसिल बनाते थे, दोज वर कॉल्ड सोवियट्स इन रशिया. और इसी थॉट के ऊपर सोवियत सिस्टम जो था वो बना था एंड दे कॉल्ड देयर कंट्री सोवियत. नाउ द सोवियत सिस्टम की जो आइडियोलॉजी आई थी वो मार्क्स और एंगल्स के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी बुक्स में से आई थी. दे वांटेड टू मेक अ सोसाइटी विच इज़ classless and a communist society which was based on the principle that you will be working according to your capacities, your capabilities, and you will be earning according to your needs. जहाँ everything was taken care of, everything will be taken care by the government. Production and assets, government के infrastructure, everything will be owned by the state. हर चीज़ स्टेट की होगी. स्टेट विल बी द ओनर ऑफ एवरीथिंग. एवरीवन विल बी गेटिंग अ सैलरी एंड दे एवरीवन विल बी गेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, सो दैट एक ऐसी सोसाइटी बन सके जो कि जिसका बेस इक्वालिटी है, जहाँ पे एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. कोई रिच नहीं होगा, कोई पुअर नहीं होगा, अल्टीमेटली किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. क्योंकि ये सिस्टम कैपिटलिज्म के ऑपोजिट में बना था, जहाँ पर प्रॉफिट कैपिटलिस्ट ओनर्स के पास जाता था एंड जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक डिवाइडेशन था रिच और पुअर का, जो कि हटाने के लिए ही, जो कि ख़त्म करने के लिए दे वांटेड टू बिल्ड अ क्लासलेस सोसाइटी जहाँ पर कोई भी रिच या पुअर नहीं होगा एंड एवरीवन विल बी इक्वल. इस थॉट के साथ रशिया जो है एक सोशलिस्ट कंट्री बनी एंड इट वॉज द फर्स्ट कंट्री जो कि सोशलिज्म के बेस पर जिसको बनाया गया. सोवियत सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं. जब रशिया के अंदर सोवियत सिस्टम आया तब हमने वहाँ पर कुछ फीचर्स देखे, और जो कंट्री रशिया को ज्वाइन करती थी, यूएसएसआर को ज्वाइन करती थी, उन कंट्रीज़ के अंदर भी ये सेम फीचर्स जो एप्लीकेबल हो जाते थे. तो ये फीचर्स क्या थे? फर्स्ट फीचर हमारे पास आ रहा है वन पार्टी सिस्टम. जो कंट्री यूएसएसआर को ज्वाइन करती थी वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी लीगल होती थी, दैट वाज योर कम्युनिस्ट पार्टी. इस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी है जो है वहाँ पर काम नहीं कर सकती थी, बैन हो जाती थी. सेकंड आ रहा है कि एवरीथिंग वाज स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी. गवर्नमेंट का कंट्रोल हर बड़ी चीज़ यानी कि मेजर इंडस्ट्रीज़, बैंक्स और स्पेशली कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर स्टेट का पूरा कंट्रोल था, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था. एक प्लान बनाते थे, जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, उन 5 ईयर प्लान्स के बनाए जाते थे कंट्री की डेवलपमेंट को प्लान करने के लिए, और रिसोर्सेज कंट्री के अकॉर्डिंग टू दिस प्लान यूज़ होते थे. मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी. फ्री मार्केट जैसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी. एवरीथिंग, प्राइसेस, सर्विसेज, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. थर्ड फीचर आ रहा है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था. प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया गया था. प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी. एवरीथिंग फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय द स्टेट. किसी के पास भी अपने प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे. फोर्थ फीचर आ रहा है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी. पावर को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज किया गया था. चाहे कोई भी कंट्री
यूएसएसआर को ज्वाइन करती थी, उस कंट्री के जो मेजर डिसीजंस थे वो आपके सेंट्रलाइज गवर्नमेंट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे वो ही लेते थे। चाहे उनके लोकल डिसीजंस, उनके कल्चरल डिसीजंस, एवरी डिसीजंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सब कुछ जो था सेंट्रलाइज था, कोई लोकल गवर्नमेंट्स टाइप नहीं था, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिफ्थ फीचर आ रहा है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। यूएसएसआर के अंदर एक ही आइडियोलॉजी थी, सोवियत सिस्टम एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करता था एंड दैट वाज सोशलिज्म एंड इक्वालिटी। उनका मेन एम था सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक डिफरेंसेस को कम करना। जो भी कंट्री यूएसएसआर को ज्वाइन करती थी दे हैड टू फॉलो दिस सिस्टम, दे कांट कोई और सिस्टम को वो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, उनको एक ही सिस्टम अडॉप्ट करना था एंड दैट वाज देयर सोशलिस्ट सिस्टम। सिक्स्थ फीचर आ रहा है मिलिट्री पावर। यूएसएसआर एक मेजर मिलिट्री सुपर पावर की तरह सामने आ रहा था। कोल्ड वॉर के दौरान आर्म रेस की वजह से ये एक मिलिट्री सुपर पावर बन गया था एंड दे हैड वेरी पावरफुल आर्मी एंड वेरी पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स विद देम, सो दे वर अ मेजर सुपर पावर एंड every country wanted to be the part of their union. Now, seventh feature हमारे पास आ रहा है that is dominance over the Eastern Europe. हमने USSR का domination Eastern Europe में काफ़ी ज़्यादा था, बहुत सारी कंट्रीज़ सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में थी एंड दे वांटेड द सिस्टम ऑफ इक्वालिटी एंड सोशलिज्म टू बी फॉलोड इन देयर कंट्री। Now, एट्थ फीचर है कंट्रोल ओवर मीडिया एंड पब्लिक लाइफ। दे हैड अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर देयर न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। एवरी न्यूज़ चैनल, एवरी न्यूज़पेपर वॉज ओनली टॉकिंग गुड अबाउट यूएसएसआर। कोई भी पेपर या कोई भी टेलीविज़न चैनल्स सोवियत यूनियन के बारे में गलत नहीं बोल रहे थे। नाउ नाइन्थ फीचर आ रहा है फेडरल स्ट्रक्चर। नाउ थ्योरेटिकली अगर बोला जाए तो यूएसएसआर के अंदर एक यूएसएसआर जो था वो यूनियन ऑफ रिपब्लिक्स था, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आई हैं टू मेक अ यूनियन। लेकिन इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। मेजर डिसीजंस कंट्री के कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी डिसीजन हो दैट वुड बी टेकन ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ लास्ट हमने जो देखा दैट वाज द सुपर पावर राइवलरी विद द यूएसए। नाउ उस कोल्ड वॉर के वजह से एक राइवलरी सोवियत यूनियन और यूएसए में हमने देख रहे थे 1945 से लेकर 1991 में, जिसकी वजह से कंट्री वर्ल्ड के अंदर दो ही सुपर पावर्स थे, दैट वाज योर यूएसए एंड यूएसएसआर। और दोनों में से यू कैन नॉट से कि यूएसए इज़ बेटर देन यूएसएसआर और यूएसएसआर इज़ बेटर देन यूएसए। दोनों कंट्रीज़ अपने आप में सुपर पावर्स थी, दोनों बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री थी। ये आपके प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स जो हमने सोवियत सिस्टम में देखे ये वो थे। जब हम सोवियत सिस्टम के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तब हमें बहुत सारे डीमेरिट्स नज़र आते हैं सोवियत सिस्टम के अंदर, ठीक है। उन डीमेरिट्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ फर्स्ट डीमेरिट जो हमें नज़र आता है दैट इज़ लैक ऑफ डेमोक्रेसी। सोवियत सिस्टम के अंदर कंट्रीज़ जो भी सोवियत यूनियन यूएसएसआर को ज्वाइन करती थी उनके पास कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी। दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूएसएसआर। सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड थी दैट वाज योर कम्युनिस्ट पार्टी एंड लोगों के पास कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। दे हैड नो से इन द गवर्नमेंट, दे हैड नो ओपिनियन इन द गवर्नमेंट, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट आ रहा है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। एवरी डिसीजन वॉज सेंट्रलाइज, इट वॉज द हैंड ऑफ द फ्यू लीडर्स जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेन लीडर्स थे।
एवरी डिसीजन वॉज टेकन बाय देम. कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था, अगर था भी तो दैट वॉज वेरी लिमिटेड. लोगों से उनका ओपिनियन नहीं पूछा जाता था एंड एवरी डिसीजन वॉज मेड ओनली बाय द फ्यू लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. इवन लोकल डिसीजंस या कल्चरल डिसीजंस जो थे वो भी आपके लीडर्स के हाथों में थे. लोगों का पार्टिसिपेशन इवन इन द डिसीजन दैट वॉज डायरेक्टली अफेक्टिंग देम, उन डिसीजंस में भी उनका कोई से नहीं था ना. थर्ड डीमेरिट आ रहा है इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी. नाउ इतना ज़्यादा स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होने की वजह से इकोनॉमी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी. लोगों के पास कोई मोटिवेशन नहीं रहा था टू अर्न मोर, फॉर अर्निंग प्रॉफिट वाला मोटिवेशन लोगों के अंदर ख़त्म हो गया था. दैट इज़ द रीज़न ये जो इकोनॉमी थी दैट वाज कमिंग टू अ पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन. एक रुकी हुई इकोनॉमी की तरह ही आ रही थी. सब कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई थी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी प्रोडक्ट्स की. सो दिस वाज मेकिंग द इकोनॉमी वेरी इनएफिशिएंट. नाउ फोर्थ पॉइंट आ रहा है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. नाउ टू मच ऑफ पेपर वर्क, एवरीथिंग वॉज had to be written and everything had to be applied for. Then there was a process to be followed and if हर process के अंदर बहुत ज़्यादा corruption और delays आ गए थे, जिसकी वजह से even when some decision had to be taken very urgently, वो decisions भी government नहीं ले पा रही थी. Now that was making the system very slow and very inefficient. फिफ्थ डिमेरिट आ रहा है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम. लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं थी. नाउ मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो था वो टोटली स्टेट कंट्रोल्ड था. गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म बिल्कुल डिस्करेज की जाती थी. यू वर नॉट अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इवन इफ यू से यू वर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल एंड दैट इज़ अ रीज़न क्रिटिसिज्म जो थी वो बहुत कम हो गई एंड जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रही थी. नाउ सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा है आर्म रेस का बर्डन. नाउ बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर या आर्म रेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूएसएसआर के ऊपर टू स्पेंड ऑन द मिलिट्री एंड न्यूक्लियर वेपन्स, जिसकी वजह से जो असेंशियल गुड्स हैं या जो डेवलपमेंट के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कलेक्ट नहीं कर पा रही थी एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन में जा रही थी. नाउ सेवेंथ पॉइंट हमारे पास आ रहा है लैक ऑफ इनोवेशन. नाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट यू विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड यू विल बी गेटिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. नाउ बिकॉज योर नीड्स वर बीइंग टेकन केयर, तो लोगों के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहा था. न्यू आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी सामने नहीं आ रही थी. वाई? बिकॉज देयर वॉज नो कॉम्पिटिशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन में चली गई बिकॉज देयर वर नो न्यू आइडियाज़ इन द कंट्री. नाउ एट्थ हमारे पास आ रहा है ग्रोइंग नेशनलिज्म. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ग्रोइंग नेशनलिज्म, जैसे जैसे आपके कंट्रीज़ ग्रो कर रही थी, देवर अर्निंग प्रॉफिट्स, तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा था कि उनका जो प्रॉफिट है दैट इज़ being used to maintain other people's need. So that is the reason countries के अंदर, especially European countries के अंदर, they had a feeling of nationalism. कि they wanted their own country, they wanted a region, they wanted a country which is working for them, for their growth. So ये वाली feeling आने के बाद they wanted to be separated from USSR ताकि वो लोग अपनी कंट्री को ग्रो कर सकें और अपनी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फेलियर टू मीट पीपल्स एस्पिरेशन. नाउ जब लोगों ने यूएसएसआर को ज्वाइन किया था तो दे हैड सम आइडियाज़ इन देयर
in them कि they wanted better standard of living, उनको freedom चाहिए था, they wanted some political reforms. लेकिन जैसे जैसे USSR की working सामने आई, they had a realization कि उनकी जो demands है, जो उनकी aspirations है, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, and that made it a reason for them to be getting separated from USSR. नाउ लास्ट पॉइंट आ रहा है द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन. नाउ ये जो सारी वीकनेसेस थी, दीज बिकेम द रीज़न फॉर द सोवियत फॉर सिस्टम या USSR टू बीइंग डिसइंटीग्रेटेड in 1991.